डिजिटल अरेस्ट पूरे देश में लगातार तेजी से फैल रहा है और ना जाने कितने लोगों का घर बर्बाद हो रहा है। लगातार ये स्कैम पूरे भारत में तेजी से फैल रहा है और अगर हम पिछले कुछ महीनों के आंकड़ों की बात करें तो 2,500 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा लोगों की गाड़ी कमाई लूटी जा चुकी है और ये लगातार स्कैम बढ़ता जा रहा है। लोग इससे अवेयर नहीं है। आपको बता दें कि इसी मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बॉलीवुड अभिनेता राहुल परिहार आज सिटी न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद होंगे। उनके साथ खुद ये स्कैम हुआ है, लेकिन वो इस स्कैम से अवेयर थे तो वो इस स्कैम से बच गए। लेकिन आज इसी रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये स्कैमर स्कैम करते हैं और हाउस अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से लोगों को लूटते हैं, लोगों की गाड़ी कमाई किस तरीके से लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। मैं अनिल प्रजापति और आज हम बात करेंगे जहां देश में जहां लोग हाउस अरेस्ट और डिजिटल अरेस्ट किस तरह से लोग हो रहे हैं, तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हैं बॉलीवुड अभिनेता राहुल परिहार जी। बिल्कुल। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो डिजिटल अरेस्ट है और ये हाउस अरेस्ट है, ये अब तक का हमारे देश में सबसे बड़ा स्कैम है जहाँ पर लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों के साथ बड़ा स्कैम हो रहा है। और हाल ही में आपने देखा होगा कि इसी स्कैम के चलते आगरा में एक महिला टीचर की मृत्यु हो जाती है और न जाने कितने लोगों के साथ ऐसे लूटपाट की जा रही है, लोगों के साथ स्कैम किया जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सभी लोगों को अवेयर रहना है। और मेरे साथ भी आज एक ऐसा ही स्कैम हुआ, लेकिन मैं क्योंकि उस चीज़ से अवेयर था तो मैं बच गया। लेकिन आप लोग बहुत सारे आप में से लोग हैं जो अवेयर नहीं है इस चीज़ से, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये किस तरीके का स्कैम है, किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ कि मेरे साथ किस तरीके का कॉल आता है और किस तरीके से हमारा कॉन्वर्सेशन होता है और आगे वो स्कैम कहाँ तक जाता है। फिर मैं आपको बताऊँगा डिटेलिंग में कि ये किस किस तरीके से स्कैम करते हैं और वो स्कैम कहाँ तक जाता है और इससे आप बच भी कैसे सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी से शुरू करता हूँ। तो अनिल जी, हमारे पास जो आज एक कॉल आया, लगभग सुबह का वक्त था, 9:30 बजे के आसपास का ये वक्त था जब मेरे पास एक फ़ीमेल पर्सन का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि मैं एक कुरियर कंपनी से बात कर रही हूँ और आपने एक कुरियर भेजा हुआ है दिल्ली से थाईलैंड, और वो कुरियर आपका इनलीगल है, जिसमें कुछ आई थिंक सो ड्रग्स कहते हैं जिसको MD करके कुछ होता है, आई डोंट नो, मुझे उतना आइडिया नहीं है। तो वो उसमें पाया गया है और उसके साथ साथ में कुछ कपड़े हैं, 3 पासपोर्ट हैं और कुछ क्रेडिट कार्ड उसमें पाए गए हैं। तो मुझे बोला गया वो, तो मैंने उनको तुरंत ही ये बोला, मैंने कहा मैम आपका नाम क्या है और आप किस कुरियर कंपनी से बात कर रही है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं DTDC कंपनी से बात कर रही हूँ। और DTDC भी अगर इस खबर को देख रहे हैं तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा इस चीज़ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कंपनी का नाम इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। तो DTDC में उन्होंने अपनी पोस्ट बताई कि वो अंजलि कुछ करके उनका नाम था, जो वो सीनियर थी उस कंपनी में। और उन्होंने बोला कि आपका ये जो कुरियर है वो दिल्ली से थाईलैंड भेजा गया था आज से कुछ दिन पहले, तो उसमें आपका ये इलीगल चीज़ें मिली हैं। तो मैंने उनको बोला ना तो मैंने ऐसी कोई चीज़ भेजी है और ना ही मैंने अपना ID किसी को शेयर किया जो कि इसको कुछ गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उन्होंने बोला नहीं, आपके साथ सर ऐसा हुआ है और ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसमें क्योंकि ड्रग्स है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए मैंने उनसे पूछा मैम क्या कर सकते हैं हम। तो उन्होंने बोला कि इसके लिए या तो आप अपने नज़दीकी क्राइम ब्रांच के ऑफिस जा सकते हैं और नहीं तो मैं आपकी कॉल क्राइम ब्रांच के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके पास ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो चूँकि मुझे इस चीज़ को रिकॉर्ड करना था और वाई प्रूफ आप लोगों को दिखाना था कि किस तरीके से स्कैम करते हैं, इंपॉर्टेंट वो है। तो मैंने उस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए उनसे बोला कि मैं इस वक्त गोवा एयरपोर्ट पे हूँ और मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो क्या आप मुझे 2 घंटे के बाद कॉल कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको 2 घंटे के बाद कॉल करती हूँ। और मैंने ऐसा भी दिखाया कि मैं इस स्कैम का शिकार हो रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ इस चीज़ से, क्योंकि अगर मैं उनसे थोड़ा सा एक्टिव होकर बात करता, उनको कहीं ना कहीं अगर ऐसा नहीं लगता कि मैं उनके झांसे में फंस रहा हूँ, तो वो शायद मुझे दोबारा कॉल बैक नहीं करते। तो मैंने उनको वही बोला, मैंने कहा मैं इस वक्त गोवा एयरपोर्ट पे हूँ और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं दिल्ली पहुँचूँगा 2 घंटे के बाद, तब आप मुझे कॉल करिएगा और उसके बाद में फिर हम इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे, कैसे क्या सॉल्यूशन है उस पर बात करेंगे। अच्छा राहुल जी, आपके पास जो कॉल आई है इसे आपने पहचाना कैसे? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब ये कॉल आता है तो कभी भी इंडिया नंबर से ये कॉल नहीं आएगा, हमेशा इंटरनेशनल नंबर से कॉल आता है। नंबर बहुत आप ये कह लीजिए पाकिस्तान नंबर से कॉल आता है, क्योंकि ये जो स्कैम चलता है ना, ये पाकिस्तान से चलता है, ऑल टोटल स्कैम। और पाकिस्तान में बैठे ये लोग जब कॉल करते हैं तो वो पाकिस्तानी नंबर होता है। कभी भी आप ये देखिए, मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, अच्छा सवाल है आपका, कि अगर कभी भी आपके पास कोई इंटरनेशनल नंबर से कॉल आता है
तो आप उस कॉल को इग्नोर करें। और क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे भी स्कैम हैं, जब आप कॉल उठा लेते हैं तो उसमें आपका मतलब अकाउंट वो लोग खाली कर देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उन पर हम डिटेलिंग में बात करेंगे। तो मैं आगे बढ़ूँगा कि मैंने जैसे कि उनको बोला 2 घंटे के बाद कॉल करने के लिए, तो मेरे पास ठीक वैसा ही हुआ। अगले 2 घंटे में मुझे कॉल आया और मैं बैठा हुआ था और मैंने अपनी टीम के लोगों को, अपने साथियों को बोला कि मैं जो भी कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ आप इसको रिकॉर्ड कीजिए फ़ोन में। तो जब मेरी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई तो फिर से मैडम ने मुझे बोला कि सर आप पहुँच गए। मैंने कहा बिल्कुल मैं पहुँच गया हूँ अपनी लोकेशन पर। इस वक्त मैं अपने ऑफिस के कैबिन में हूँ और आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज़ के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर इसके लिए आपको क्राइम ब्रांच के हम एक पुलिस ऑफिसर हैं, इंस्पेक्टर, जिनसे हम आपका जो कॉल है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उनके साथ में आप बातचीत कीजिएगा और उनको बताइएगा कि इस तरीके का एक कोरियर कंपनी से हमारे पास फ़ोन आया था और उस कोरियर की ये डिटेल्स है और इसमें हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो इस पर हमें एक क्लियरेंस चाहिए कि मैंने ये नहीं किया है, ये बाय मिस्टेक मेरी आईडी का किसी ने मिसयूज़ किया है। तो मैंने बोला ठीक है आप डिटेल्स बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अनिल जी कि मेरे को जब डिटेल्स नोट करने के लिए बोला गया तो वो डिटेल्स मैंने नोट की, जिसमें उन्होंने मुझे 4 से 5 चीज़ें नोट कराई। जिसमें मुझे बोला गया कि आपका पर्सनल DHL नंबर, यानी कि जिसे हम एक कुरियर नंबर भी कहते हैं, वो कुरियर नंबर है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब हम आपका कॉल पुलिस अधिकारी को ट्रांसफ़र करेंगे तो डिटेल्स आपको वहाँ देनी पड़ेगी। तो ठीक वैसे ही मैंने डिटेल्स नोट की, जिसमें उन्होंने मुझे डिटेल्स शेयर करी, एक हमारा कुरियर नंबर और रिसीवर का जो नाम था, जिस रिसीवर ने ये कुरियर को रिसीव किया है वो उन्होंने मुझे बताया, जिसमें COA करके उनका नाम था, SIOUEY COE करके उनका नाम बताया गया। और रिसीवर का कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया गया वो दिया गया +666 37 790876, ये नंबर दिया गया रिसीवर का। और एड्रेस था खाओ सैन रोड, बैंकॉक, थाईलैंड, जिसका पिन कोड उन्होंने मुझे बताया 10600। इसके बाद बताया गया कि जो आपके कुरियर में चीज़ें बरामद हुई हैं, जो कि होल्ड ऑन किया गया है, जिसमें 3 पासपोर्ट, 2 क्रेडिट कार्ड, 3 kg कुछ कपड़े मिले हैं, क्लोथ्स मिले हैं और 150 ग्राम MDMA, जिसको हम ड्रग्स भी कहते हैं, आई डोंट नो, जो भी है वो मिला है। एक iPad मिला है और इसके साथ साथ SBI का जो कार्ड नंबर है, जिसके 4 डिजिट उन्होंने मुझे बताए 5150, जिससे ये पेमेंट किया गया था। एंड 13,250 रुपये का पेमेंट किया गया था। जिस रिसीवर ने रिसीव किया था उसका नाम मैंने आपको बताया, COA उन्होंने मुझे बताया। तो उन्होंने बोला कि ये जो डिटेल्स है वो आप मुझे वो पुलिस ऑफिसर को बताइएगा ताकि वो डिटेल्स आपकी चेक कर सके। एंड उन्होंने अपना नाम मुझे अंजलि मिश्रा बताया। कस्टमर केयर DHL से उन्होंने कहा कि वो बात कर रही हैं और वो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है उस कंपनी में। एंड उनकी एम्प्लॉय ID जो उन्होंने मुझे बताई, वो एम्प्लॉय ID मैं आपको बताता हूँ, DMLMAM 61765, ये मुझे उन्होंने एम्प्लॉय ID बताई। इसके बाद का जो प्रोसीजर होता है, देखो वो प्रोसीजर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन लोगों का जो स्कैम होता है ना, वो लोग इतना प्रोफेशनली करते हैं कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये स्कैम है या फिर रियल है, क्योंकि उनका बहुत शार्पनेस तरीके से ये लोग इस तरीके का स्कैम करते हैं। एंड इन्होंने अनिल जी कॉल ट्रांसफ़र किया और एक पुलिस अधिकारी ने रिसीव किया। उन्होंने बोला मैं क्राइम ब्रांच से बात कर रहा हूँ और बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, क्राइम ब्रांच का अधिकारी कभी इस तरीके से बात नहीं करता एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की तरह कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो चूँकि मुझे इन चीज़ों के बारे में पता है और डिजिटल अरेस्ट स्कैम ये लगातार तेज़ी से फैल रहा है, पिछले कुछ हफ्तों में लोगों की ना जाने कितने हज़ार करोड़ की लूट हुई है इस मामले को लेकर। तो जब उन्होंने मुझे बोला कि मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, तो मैंने कहा ठीक है सर बताएं। उन्होंने बोला सर आप मुझे बताएं आपका कॉल ट्रांसफ़र किया गया है और किस कंसर्न के लिए आपने मुझे कॉल किया है। तो मैंने उनको बताया कि देखिए मेरे पास एक ऐसा एक DHL से कोरियर कंपनी से कॉल आया था, जो एग्जीक्यूटिव ने अपना नाम अंजलि बताया है, और मुझे बोला गया कि आप का एक कोरियर है जो भेजा गया था दिल्ली से थाईलैंड, और उसमें ये इनलीगल चीज़ें पाई गई हैं। तो मैंने बोला देखिए मैंने तो इस तरीके का कोई कोरियर भेजा नहीं है। और उन्होंने बोला कि सर आपका कोई ID किसी ने मिसयूज़ किया। मैंने कहा नहीं, मेरा ID भी किसी ने मिसयूज़ नहीं किया। तो उन्होंने डिटेलिंग में पूछा कि क्या आपने कभी किसी होटल में कोई ID यूज़ किया था जिसमें आपने वाटर मार्क करके दिया था या नहीं दिया था। तो देखिए मैंने उनको बोला कि होटल में तो मैं रेगुलर जब भी जाता हूँ स्टे करने के लिए, तो ऑब्वियसली ID तो हम लोग सब शेयर करते ही हैं, बट वाटर मार्क वगैरह कभी मैंने ऐसा किया नहीं उस ID को। और जहाँ तक
आईडीज़ मैंने कभी अपने दोस्तों को भी शेयर नहीं करी है, और कोरियर की बात है तो वो कोरियर मैंने ऐसा कोई भेजा नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा क्या क्या है आपके सामान में, तो मैंने जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई वो एज इट इज़ मैंने उनको बताया कि भाई ये चीज़ मिली है। अच्छा, जो लोग आपसे ये डिटेल ले रहे थे वो किस वेशभूषा में थे? देखिए, मैं जो मैडम से मेरी बात हुई, DHL जो कोरियर कंपनी से बात कर रही थी, उनके साथ मेरी कॉन्वर्सेशन कॉल पर हो रही थी, तो मैंने उनको नहीं देखा कि वो थी भी, एक्चुअली नहीं थी। बट जो पुलिस ऑफिसर थे उनके साथ मेरा एक वीडियो कॉल हुआ, जो कि इस खबर में आप देखेंगे भी, विजुअल चलेंगे वो आप देखेंगे। तो जो मेरे साथ उनका कॉन्वर्सेशन हुआ, उन्होंने मुझे पूछा कि उसमें क्या क्या निकला है, तो मैंने बोला कि इसमें MDMA और ये पासपोर्ट्स वगैरह निकले हैं। तो जब MDMA की बात आई तो वो मुझे बोले आपको पता है MDMA क्या होता है? मैंने कहा नहीं, आई डोंट नो, मुझे आइडिया नहीं है कि MDMA क्या होता है। तो इसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि MDMA एक बहुत मतलब आप कह लीजिए ड्रग्स है एक, और ये बहुत बड़ा चीज़ है जिसमें आपके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है और आप इसमें लंबे समय के लिए जेल जा सकते हैं। तो अब कोई भी ऑब्वियसली कोई भी आदमी होगा तो वो थोड़ा सा डरेगा कि भाई ऐसे कैसे हो गया। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो इसमें अभी क्या सॉल्यूशन है? तो उन्होंने मुझे बोला कि देखिए आप एक काम करिए, हम आपका एक वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और आप हमारे साथ अभी एक वीडियो कॉल पर आएंगे, और वीडियो कॉल पर आने के बाद श्योर करिएगा, यू मेक श्योर कि आपके आसपास कोई ना हो, मतलब जहां आप बैठे हुए हैं वहां कोई होना नहीं चाहिए, आप अकेले होने चाहिए वहां पर। अब देखिए यहीं पर बात आती है हाउस अरेस्ट की, जिसको कहते हैं आपको घर पे अरेस्ट किया हुआ है। डिजिटल अरेस्ट का मतलब है आपको डिजिटल तरीके से आपके साथ कॉन्वर्सेशन किया गया, और हाउस अरेस्ट मतलब जिस जगह आप बैठे हुए हो वहाँ आपको अरेस्ट किया गया। मुझे बोला गया, मैंने कहा ये वीडियो स्टेटमेंट जो आप लेंगे वो कितने मिनट का वीडियो स्टेटमेंट होगा? तो मुझे बोला गया 15-20 मिनट का आपका स्टेटमेंट होगा, जहाँ आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए, आप सिर्फ अकेले होने चाहिए। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे ये प्रूफ रिकॉर्ड करना था और लोगों तक पहुंचाना था ताकि लोग अवेयर रहें, तो मैंने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने मेरे से पूछा कि सर आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? मैंने उनको अपना पर्सनल कोई ऐसा व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया, मैंने उनको दूसरा नंबर शेयर करा। मैंने कहा आप इस पर कीजिए मुझे वीडियो कॉल, क्योंकि दिस इज़ नॉट माई व्हाट्सएप नंबर, ये दूसरा मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो मैंने उनको व्हाट्सएप नंबर शेयर करा, एंड जब वो मैंने व्हाट्सएप नंबर उनको शेयर करा तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉल करा उस व्हाट्सएप नंबर पर, और वो मैं आपको एक बार नंबर दिखाना चाहूँगा। जिस नंबर से मुझे ये व्हाट्सएप कॉल आया वो नंबर है 9434187637, ये वो नंबर है। और आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइबर क्राइम दिल्ली, प्रॉपर एक पूरा मैनेजमेंट होता है। और आप देखिए लोगों की मैं बात करूँ, अब इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, देखिए अभी DP हट गई, अभी आपके सामने DP आ रही थी, हट गई, नीचे लिखकर आ रहा है साइबर क्राइम दिल्ली, और नंबर भी प्रॉपरली आपको शो हो रहा है। और इन्होंने मुझे पहला मैसेज किया साइबर क्राइम दिल्ली, उन्होंने कहा नाम बताइए, क्योंकि मैंने उनको नाम भी अपना गलत बताया था, नितिन कुमार मैंने उनको नाम बताया था। तो मैंने उनको जब नितिन कुमार किया तो फिर मुझे ये वीडियो कॉल आया, जो 10-10 मिनट की 2 वीडियो कॉल्स हमारी उनके साथ चली है। इस वीडियो कॉल में उन्होंने मुझे जो सेम डिटेल्स कॉल पर पूछी थी वही मुझे वीडियो कॉल पे भी पूछा, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया जहाँ पर मैं अपनी कोई पर्सनल डिटेल उनके साथ शेयर नहीं करना चाह रहा था और वो स्कैम वहीं रुक गया। उन्होंने मुझे पूछा कि आपका आधार कार्ड का मुझे डिटेल्स दीजिए, तो मैंने उनको बोला देखिए मैं बाहर हूँ और आधार कार्ड की डिटेल्स मेरे फ़ोन में भी नहीं है और मैं मंगवा के आपको दे सकता हूँ। तब तक मैं ये सोच रहा था कि शायद बात और आगे बढ़ेगी और चीज़ें बढ़ेंगी तो वो चीज़ें मैं आप तक कहीं ना कहीं दिखा पाऊँ, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं समझ गए कि ये हम इनको स्कैम नहीं कर सकते और इनको चीज़ें पता चल गई हैं, ये अवेयर है उस चीज़ से। तो उन्होंने गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया और वो गाली गलौज पर आ गए और वहाँ पर वो हमारा कॉन्वर्सेशन एंड हो गया। फिर मैंने उनको पूछा कि आप लोगों के साथ ऐसा स्कैम क्यों करते हैं, लोगों को क्यों लूटते हैं, अपना काम क्यों नहीं करते। तो वो गाली गलौज पे उतर चुके थे, चूँकि लगातार गाली गलौज चल रही थी। और मतलब इसके बाद में उन्होंने मुझे बोला, क्योंकि मैंने उनको ये भी बोला आप लोगों के स्कैम की वजह से आगरा में एक महिला टीचर की डेथ भी हो गई, तो क्यों करते हो। तो बहुत गालियाँ देना और इंडिया के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बेवकूफ़ होते हैं इसलिए हम उनको लूटते हैं, इस तरीके की चीज़ें उन्होंने बहुत सारी बोली। लेकिन एंड ऐसा आया कि फिर मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया वहाँ से। तो इस तरीके से जो है उनका पूरा ये मेरे साथ जो आज एक सिनेरियो हुआ, जो आप विजिबल में भी देख सकते हैं। इसके बाद अनिल जी सबसे ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर पूरे देश में ये फैल चुका है। इसमें जो है बहुत से लोग इसमें जो है इसकी जद में आ चुके हैं, तो इससे बचा कैसे जाए।
देखिए इंपॉर्टेंट है ये कि इससे कैसे बचा जाना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बचा कैसे जाना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूं। अनिल जी देखिए क्या है कि ये जो डिजिटल अरेस्ट होता है ना, हाउस अरेस्ट होता है, क्योंकि हम सबको पता है ये चीज़ ये बहुत तेज़ी से फैल रही है। पिछले कुछ हफ्तों में कई करोड़ रुपए हमारे भारत देश से लूटे जा चुके हैं। और ये स्कैम करते किस तरीके से हैं वो ज़रूरी है। देखिए ये आपके पास एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आएगा, और जैसे ही आप कॉल उठाते हैं तो सबसे पहले आप ये चीज़ का ध्यान रखिए, वो 3 तरीके जो इनके बहुत पॉपुलर तरीके हैं जिनसे वो लूटते हैं। पहला बोलेंगे कि वो एक मोबाइल कंपनी से बात कर रहे हैं, ट्राई करके, जो हमारी मोबाइल कंपनी की शायद एक ऑर्गेनाइजेशन है, ट्राई करके TRAI, वहाँ से बात कर रहे हैं। आपको बोला जाएगा कि इनका स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको पहले बता दूँ कि किन 3 तरीके, कहीं ना कहीं ऑथेंटिक जो प्लेटफॉर्म है उन्हीं का वो दिया जाता है, किया जाता है। बिल्कुल, ये बोलते हैं कि भाई मैं ट्राई से बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, और आपके पास में मतलब आपका एक नंबर चल रहा है दूसरे किसी कंट्री में या दूसरे किसी सिटी में जिसकी कुछ कंप्लेंट्स दर्ज हुई हैं, खास करके मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, ये 3 मतलब सिटीज़ को ज़्यादा वो करते हैं, टारगेट करते हैं। तो इन्होंने बोला कि ये बोलेंगे आपसे कि मैं ट्राई से बोल रही हूँ और या बोल रहा हूँ कि आपका एक मोबाइल कंपनी में सिम चल रहा है, दूसरे आपकी आईडी से रजिस्टर्ड हुआ है और वो लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी कुछ कंप्लेंट्स भी दर्ज हुई हैं, और उसके बाद में आपका मनी लॉन्ड्रिंग में भी वो नंबर का इस्तेमाल किया गया है, ऐसा कुछ। तो आप लोग डर जाओगे और वहाँ से वो सेकंड स्टेप की तरफ लेकर जाएंगे कि इससे बचने के लिए आप नज़दीकी थाना नहीं बोलेंगे, आपको बोलेंगे कि आप मुंबई क्राइम ब्रांच में संपर्क करें। अब क्योंकि आप लोग दिल्ली से होते हैं, लखनऊ से होते हैं या किसी और छोटी सिटी से होते हैं, तो आपका संभव नहीं हो पाता है जाना वहाँ पर। तो आप लोग बोलते हैं कि सर यहाँ से कुछ हो सकता है क्या, तो वो कहेंगे कि हम कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं आपका। तो कभी भी देखिए क्राइम ब्रांच का कोई भी अधिकारी या कभी भी कोई पुलिस अधिकारी इस तरीके से बात नहीं करता है कॉल ट्रांसफ़र करवा के। अगर आपने कोई क्राइम किया भी होगा तो वो डायरेक्टली आपके पास, क्योंकि उनके पास आपकी पूरी डिटेल्स होती है, तो ऑब्वियसली वो आपके पास विजिट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जब ये चीज़ बोली जाए तो आप इसको अवॉइड करें और तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दें। मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी टीम के पास फॉरवर्ड करते हैं ये लोग। हाँ, ये इन्हीं की टीम होती है, क्योंकि जब मेरे साथ ये स्कैम हुआ ना, तो मैं आपको बताऊं कि जब वीडियो कॉल हुआ तो उन्होंने अपना कैमरा ऑफ करके रखा हुआ था, और जो बंदा मेरे से बात कर रहा था वो बंदा मेरे को ये बोल रहा था कि सर मैं पुलिस अधिकारी के पास कॉल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, वो आपके साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। और वो जो बंदा मेरे से बात कर रहा था वही पुलिस की वर्दी में मेरे साथ मौजूद था। बाकायदा पुलिस की वर्दी में वो लोग बैठे होते हैं, प्रॉपर एक जैसे एक पुलिस अधिकारी का कैबिन होता है वैसे ही वो बैठे होते हैं। बाकायदा झंडे लगे होते हैं, जो पुलिस में वो लगे होते हैं, स्टार्स वगैरह। आपको लगेगा कि एक ऑथेंटिक पुलिस ऑफिसर आपके सामने बैठा हुआ है, और आपके सामने बात करने का तरीके से लेकर वीडियो कॉल से लेकर हर एक चीज़ आपको ऐसी लगेगी जो एकदम से परफेक्ट है, और आपको बिल्कुल प्रोफेशनल लगेगा। कहीं भी ये नहीं लगेगा कि ये किसी तरह का कोई स्कैम है। ये प्रॉपर आपको एक मैनिपुलेट करके, मतलब एक कह लीजिए कि ये पूरा एक, वो कहते हैं ना किसी को हम सम्मोहित कर लेते हैं, वैसा वाला सीन हो जाता है आप लोगों के साथ में। तो ये एक तो ट्राई के नाम से मैंने आपको बताया कि ट्राई के नाम से ये लोग करते हैं कि भाई ऐसे ऐसा आपका हुआ है, और सेकंड स्टेप जब आप बोलते हो तो ये कॉल ट्रांसफ़र करते हैं, फिर वो वीडियो कॉल का सिनेरियो शुरू होता है जहाँ पर ये आपको अरेस्ट करते हैं कि भाई आप हाउस अरेस्ट हो। सेकंड आपको बोलेंगे कि भैया हम फीडेक्स से बात कर रहे हैं, कुरियर कंपनी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मेरे साथ हुआ। फीडेक्स हो गया, DTDC हो गया, DHL हो गया, कि भाई आपका ऐसा ऐसा कुरियर जो है वो भेजा गया है इस एरिया से इस एरिया में, जिसमें ये पाया गया, ताकि आप डरें और उसके बाद में फिर आपका कॉल पुलिस अधिकारी के पास ट्रांसफ़र किया जाए, फिर वही सिनेरियो होगा। तीसरा आपको बोलेंगे कि जैसे अभी एक आगरा का इंसिडेंट सामने आया था कि आगरा में एक महिला टीचर की डेथ हुई है, और वो इसलिए हुई क्योंकि वो एक स्कूल में पढ़ाने के लिए जब गई हुई थी तो उनके पास एक कॉल आता है कि भाई आपकी बेटी सेक्स रैकेट केस में फंसी हुई है और वो मेरे पास है, हमने उनको अरेस्ट किया हुआ है। और जब उन्होंने ये कंफर्म करना चाहा महिला टीचर ने, तो उनको जो है कॉल नहीं करने दिया। उनको बोला नहीं आप वीडियो कॉल पे ही रहोगे और आप कॉल नहीं कर सकते हो किसी को भी, नहीं तो आपकी बेटी के साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। प्रॉपर एक डराया जाता है, और उस कंडीशन में इंसान को समझ नहीं आता है कि वो करे क्या। तो ये जो केस है, इस केस में तो महिला को बोला गया कि आप गूगल पे करवाइए और वो करवाइए, लेकिन ये जो 2 केसेस मैंने आपको बताए, यहाँ पर ये लूटने का इनका लास्ट अंत तरीका क्या होता है, ये आपको, आप अगर इनसे ये भी बोलोगे ना कि भैया ले दे के कुछ ख़त्म कर दो या कैसे शॉर्ट होगा, तो ये आपको इग्नोर कर देंगे। वहाँ पे ये पैसा नहीं मांगेंगे आपसे, तभी आपको लगेगा कि भाई ऑथेंटिक है। ये पैसा लूटते कैसे हैं, ये आपको बोलेंगे कि भैया ऐसा करिए कि लास्ट में आपको बोलेंगे आप मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंस गए हैं, आपका ड्रग्स निकला है, ये केसेस में आप फंस चुके हैं पूरी तरीके से, बचने का कोई रास्ता नहीं है, आपकी आईडी गलत इस्तेमाल हुई है बेशक,
लेकिन कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर डराया जाता है। बड़े स्तर पे प्रॉपर आपको डरा दिया जाएगा, मैनिपुलेट करके आपको मतलब इतना आपको वो कर दिया जाएगा, भयभीत कर दिया जाता है ना कि मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा उस वक्त कि आपके साथ हो क्या रहा है। और वो आपको बोलेंगे कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप फंसे हुए हो, और जैसे कि आपका ये जो कुरियर आया हुआ है जिसमें ड्रग्स पाया गया है, आपके खाते आपने मतलब पेमेंट नहीं किया है या अगर आपने कुरियर नहीं भेजा है तो आपके खाते की इस मामले में जांच होगी। मतलब जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई मैंने कोई कुरियर नहीं भेजा है, तो जब आपने कोई कुरियर नहीं भेजा तो ऑब्वियसली आपने कोई पेमेंट भी नहीं किया होगा, तो उसको कहते हैं कि हम उस पर जांच करना चाहते हैं। तो बोलेंगे कि हम उसके आपके खाते की जांच करना चाहते हैं, तो इस वक्त आपके खाते में जितना भी पैसा है वो आप हमारे पास ट्रांसफ़र कर दीजिए और उसके बाद हम ये पैसा आपको वापस से ट्रांसफ़र कर देंगे। ये केवल एक जांच का विषय है जो सीक्रेटली जांच हो रही है, तो ये आपसे ट्रांसफ़र करवा लेंगे। और आप सोचेंगे कि ठीक है पुलिस ऑफिसर है वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि आपको हर एक चीज़ ऑथेंटिक लगेगी। तो वो आपको आप बोलोगे हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो वो पैसा ट्रांसफ़र आप कर दोगे आराम से। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं कि मतलब घर में रखा हुआ कैश भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, इतना ज़्यादा वो हो जाते हैं कि भाई कैसे भी चीज़ें शॉर्टेड हों, और आप सोचते हो कि ठीक है जैसे ये कॉपरेशन ख़त्म होगा देन वो हमें ट्रांसफ़र कर देंगे पैसा, लेकिन वो आपको तब तक लूट चुके होते हैं इतना ज़्यादा कि आपको समझ ही नहीं आएगा। जब तक आपको समझ आएगा तब तक आप लूट चुके होंगे। ये तो बहुत बड़े स्तर की लूट हो जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। एंड अभी आपने जो सवाल किया कि इससे बचना कैसे है, बचना देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप 4-5 चीज़ें अपने दिमाग में रखिए जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करूँगा कि ये खबर ना तो मेरी है और ना अनिल जी की है, ये खबर हम सब की है, पूरे देश की है। और ये खबर हम सब लोग जब इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए ये ना सिर्फ ये अकेले की मेरी जिम्मेदारी है, ये देखने वाले हर एक दर्शक की जिम्मेदारी है कि ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर होंगे और इस डिजिटल अरेस्ट स्कैम से बच पाएंगे। क्योंकि देखिए इस स्कैम से ना जाने कितने लोगों की जान जा रही है, कितने लोगों का पैसा जा रहा है, मेहनत की कमाई, जो गाड़ी कमाई, जो लोग पता नहीं कैसे कैसे करके कमाते होंगे वो पैसा, वो जा रहा है। और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारे इस देश को कहीं ना कहीं हम कुछ सहयोग कर सकें। तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइएगा। लेकिन बचने की जहाँ तक बात है कि इससे बचा कैसे जा सकता है, तो सबसे पहले 4-5 चीज़ें आप अपने दिमाग में रखिएगा। पहली चीज़ कि आपके पास जब भी कोई कॉल आता है, आजकल हम सबके पास ट्रू कॉलर है, ट्रू कॉलर में स्पैम लिखकर ही आता है, लेकिन ये जो पाकिस्तानी कॉल्स आते हैं ना, इनमें स्पैम नहीं लिख के आता है, तो हमें समझ नहीं आता किसका कॉल आ रहा है। सबसे पहले अगर कोई इंटरनेशनल नंबर से कॉल आएगा तो पाकिस्तान का कोड ज़रूर आएगा। हर कंट्री का अपना एक कोड होता है, जैसे हमारे हिंदुस्तान का कोड है +91, दुबई का कोड है +97, ऐसे ही पाकिस्तान का भी कोड है। जब आपके पास उस कोड से कॉल आता है, इंटरनेशनल नंबर अलग होता है, ये हम सबको पता है, तो इंटरनेशनली कॉल आपको रिसीव नहीं करनी है, ठीक है। पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यदि आप रिसीव कर भी लेते हैं तो रिसीव करने के बाद में अगर आपसे कोई ये कहता है कि हम ट्राई से बात कर रहे हैं, आपकी आईडी से कोई दूसरा नंबर इस्तेमाल हो रहा है, वहीं कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए, आगे कॉन्वर्सेशन मत बढ़ाइए। अगर कोई ये कहता है कि भैया हम कोरियर कंपनी से बात कर रहे हैं और ये कोरियर आपका इस जगह से दूसरी जगह भेजा गया है और इस कोरियर में आपका मतलब ये चीज़ें हैं कि आपने ऐसा कोई कोरियर भेजा है, वहीं कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए, आगे कॉन्वर्सेशन मत बढ़ाइए, क्योंकि एक तरीके का स्कैम है प्रॉपरली। तीसरा, आपको अगर कोई ये बोलता है कॉल करके कि भैया ये आपके जो है इस रैकेट केस में, जैसे मैंने आपको आगरा का एक केस बताया, उस रैकेट केस में कोई फंस गया है, तो उस पर भी आप बातचीत आगे ना बढ़ाएं, आप बोलिए ठीक है कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से स्कैम है। दूसरी बात ये कि अगर आप मान लीजिए आप अवेयर हैं, आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जो अवेयर नहीं हैं, आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि अगर इस स्कैम में मान लीजिए आप पढ़ भी जाते हो तो आप अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल्स उनके साथ शेयर ना करें, क्योंकि अगर आपने आधार कार्ड भी उनके साथ शेयर कर दिया तो आपका बैंक खाता खाली हो जाएगा, क्योंकि उनके पास सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो वो आपसे आधार कार्ड की डिटेल्स मांगेंगे जो कि आपको शेयर नहीं करनी है। दूसरी बात, आपका कौन सा नंबर बैंक में रजिस्टर्ड है वो नंबर भी आपको नहीं बताना है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको पर्सनल में ये कह लीजिए कोई पर्सनल डिटेल्स आपको देनी ही नहीं है। ये वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपको मतलब ध्यान में रखना है बस जी। तो राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट और हाउस अरेस्ट के बारे में बताया हमारे दर्शकों को, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने सुना कि डिजिटल अरेस्ट और हाउस अरेस्ट कैसे होते हैं। तो हमारे राहुल जी है, इनकी बातों पर आप ध्यान दीजिएगा। और बिल्कुल बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, बिकॉज अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप इसका शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए इस स्कैम से हम सबको बचना है। एंड
मैं इस वीडियो के माध्यम से एक लास्ट जाते जाते मैसेज देना चाहूँगा सर। जब मेरे साथ ये चीज़ हो रही थी तो वो पाकिस्तान से जो बंदा सामने से बात कर रहा था उसने मुझे एक चीज़ बोली, हिंदुस्तानी लोग बेवकूफ़ होते हैं। तो मैं भाई साहब आपको इस वीडियो की, अगर आपके पास भी ये खबर जा रही है और मैं जितने भी दर्शक देख रहे हैं मैं कहूँगा शेयर करो, इतना शेयर मारो इसको कि ये पाकिस्तान तक ज़रूर जानी चाहिए। और मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि भाई आप जो बोल रहे हो ना हिंदुस्तान के लोग बेवकूफ़ होते हैं, हिंदुस्तान के लोग आपसे ज़्यादा समझदार होते हैं। और लूटने की जो ये बात है ना, ये मेहनत कर लीजिए, कुछ कमा लीजिए, उसके बाद उस कमाई से कुछ अपना खाइए, क्योंकि आपके पाकिस्तान में ना तो कुछ खाने के लिए है, भी आप लोग भूखे मर रहे हैं, आपके पास कुछ खाने के लिए नहीं है। और मैं देखिए हर पाकिस्तानी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं चुनिंदा पाकिस्तानियों को बोल रहा हूँ जिस तरीके का स्कैम करते हैं। और पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। और मैं बस ये बोलूँगा कि पाकिस्तानी अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ हिंदुस्तान के बारे में बुरा बोलना बंद कीजिए, क्योंकि आप पाकिस्तानियों की औकात हमारे जूते के बराबर भी नहीं है। बस इतना बोलना चाहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका जो है स्टूडियो में आने के लिए। आपने जो हमारे दर्शकों को बताया है कि हाउस अरेस्ट और डिजिटल अरेस्ट कैसे होता है, तो हमारे दर्शक जागरूक होंगे और वीडियो देखेंगे और इससे ज़्यादा और जागरूक होंगे, जिससे कि डिजिटल अरेस्ट और हाउस अरेस्ट से बच सकें।